तो हेलो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में मैं BTTH की एपिसोड 159 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर से ही देख लेना। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर हमने देखा था कि जैसे ही चाओ यान ने अपने मास्टर याओ लाओ के मुंह से जामा एम्पायर का नाम सुना, वो पूरी तरह से शॉक्ड रह गया था। शाओ यान के लिए ये नाम सिर्फ एक एम्पायर नहीं बल्कि उसका पास्ट, उसका फैमिली और उसकी जिंदगी की शुरुआत से जुड़ा हुआ था। और तभी उस पुराने नाम को सुनते ही उसके चेहरे पर एक गंभीरता छा जाती है और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक नजर आती है। याओ लाओ ने धीरे से सिर हिलाया जब उसने शाओ यान के चेहरे पर अचानक आए एक्सप्रेशन को देखा। उसने कहा, बल्कि यूं कहो कि पूरे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में इस वक्त बड़ी मुसीबत आ चुकी है। शाओ यान ने फौरन अपने भौं सिकोड़ लिए। क्या हुआ है? नॉर्थ वेस्टर्न कॉन्टिनेंट वैसे तो सेंट्रल प्लेन्स जितना पावरफुल नहीं है। बहुत सारे सेक्ट्स और एम्पायर्स वहाँ मौजूद है, लेकिन आपस में हमेशा टकराव बना रहता है। कुछ फैक्शंस ने जरूर कोशिश की सबको डोमिनेट करने की, लेकिन कोई भी अल्टीमेट कंट्रोल नहीं ले पाया। और वैसे भी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के जो पावरफुल फैक्शंस हैं वो सेंट्रल प्लेन्स के मुकाबले सिर्फ टियर 1 माने जाते हैं। 4 पवेलियन फैक्शंस जितनी ही उनकी ताकत होगी उससे ज्यादा नहीं। इसलिए सेंट्रल प्लेन्स के ज्यादातर एक्सपर्ट्स बाकी रीजन्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। याओ लाओ धीरे धीरे एक पहाड़ पर उतरा और सॉफ्ट टोन में बोला, शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 1 साल पहले एक फैक्शन सामने आया, प्रोफाउंड लायंस सेक्ट। उन्होंने अचानक बड़े पैमाने पर वॉर शुरू कर दी। किसी के पास उनके एक्सपर्ट्स का मुकाबला करने की ताकत नहीं थी। सिर्फ आधे साल के अंदर उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न कॉन्टिनेंट का आधा हिस्सा कंट्रोल में ले लिया। चाओ यान चौंक गया। प्रोफाउंड लायंस सेक्ट, क्या वो इतने स्ट्रॉन्ग है? वैसे तो नॉर्थ वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में इतने ज्यादा हिडन एक्सपर्ट्स नहीं है जितने सेंट्रल प्लेन्स में होते हैं, लेकिन फिर भी डोजून क्लास एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है। एक सिंगल सेक्ट का इतना बड़ा एरिया जीत लेना थोड़ा अनबिलीवेबल लगता है। याओ लाओ ने फिर कहा, प्रोफाउंड लायंस सेक्ट को नॉर्थ वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के टॉप 10 सेक्ट्स में गिना जाता है, लेकिन अनबीटेबल नहीं है। असल में इस बार उनकी ताकत अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और सबसे बड़ी बात, उनके साथ बहुत सारे मिस्टीरियस पावरफुल एक्सपर्ट्स भी दिखाई दिए। शाओ यान चौंकना हो गया। मतलब कोई और मिस्टीरियस फैक्शन भी इसमें इंटरफियर कर रहा है। सेंट्रल प्लेन्स की फैक्शंस वैसे तो बाकी रीजन्स को इंपॉर्टेंस नहीं देती, क्योंकि वो रीजन्स खुद बहुत कैओटिक होते हैं, और अगर वो सीक्रेटली कंट्रोल भी कर ले तो फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। शाओ यान ने अचानक गहरी सांस ली और बोला, हॉल ऑफ सोल्स। फिर उसने देखा कि याओ लाओ का एक्सप्रेशन सडनली बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था। याओ लाओ ने सिर हिलाया। करेक्ट, जो खबर हमें मिली है उसके मुताबिक प्रोफाउंड लायंस सेक्ट के साथ कई हॉल ऑफ सोल्स के एक्सपर्ट्स भी दिखाई दिए हैं। शाओ यान परेशान हो गया, लेकिन हॉल ऑफ सोल्स को नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में इतना बड़ा युद्ध करने की क्या जरूरत है? याओ लाओ ने आईब्राउ सिकोड़ते हुए सॉफ्टली कहा, स्पिरिचुअल बॉडीज कलेक्ट करने के लिए सेंट्रल प्लेन्स में फैक्शंस आपस में इतनी टाइटली इंटरलिंक्ड है कि हॉल ऑफ सोल्स वहां ओपनली वॉर नहीं कर सकता, लेकिन नॉर्थ वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में वो एक तरफा वॉर छेड़ सकता है। लड़ाई के बाद वो सिंपली अपीयर होते हैं और हजारों सोल्स कलेक्ट कर लेते हैं। शाओ यान अभी भी क्लियर नहीं था, लेकिन पहले तो हॉल ऑफ सोल्स इतनी जल्दी नहीं करता था, अब सडनली वो इतना अग्रेसिव क्यों हो गया है? याओ लाओ ने एक हल्की सी साई ली। मुझे एग्जैक्ट रीजन नहीं पता, लेकिन जब उन्होंने मुझे पकड़ा था तो मुझे अपने साथ ज्वाइन करने के लिए कहा था। उन्हें मेरी अल्केमिस्ट स्किल्स चाहिए थी। हॉल ऑफ सोल्स का जो चीफ है उसकी एनर्जी इतनी मिस्टीरियस है कि उसे टियर 9 मेडिसिनल पिल चाहिए, लेकिन ऐसा पिल बनाना आसान नहीं होता। शाओ यान का दिल हेवी होने लगा था। जो भी हो, हॉल ऑफ सोल्स जरूर कोई बड़ा प्लान एग्जीक्यूट कर रहा है, वरना इतनी जल्दी में इतनी सारी सोल्स कलेक्ट करने की जरूरत क्या थी? उसने धीरे से बोला, हन क्लैन, आखिर तुम क्या प्लान कर रहे हो? याओ लाओ ने फिर बताया, नॉर्थ वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में प्रोफाउंड लायंस सेक्ट लगातार एक्सपेंशन कर रहा है। जो भी उन्हें ज्वाइन नहीं करता उनका पूरा सेक्ट या एम्पायर खत्म कर दिया जाता है। हॉल ऑफ सोल्स इससे मास सोल कलेक्शन कर रहा है। क्वालिटी चाहे लो हो, क्वांटिटी से वो सब कवर कर लेते हैं। और तुम्हारा यान अलायंस, जो मेड्यूसा और बाकी लोगों की लीडरशिप में नॉर्थ वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के टॉप 3 पावरफुल अलायंसेस में से एक बन चुका है, वो भी अब खतरे में है। नॉर्मली प्रोफाउंड लायंस सेक्ट उनका सामना नहीं कर सकता, लेकिन हॉल ऑफ सोल्स के एक्सपर्ट्स की मदद से यान अलायंस अब पीछे हटने को मजबूर है। A few months पहले यान अलायंस की टेरिटरी श्रिंक होने लगी थी। अब वो लोग धीरे धीरे जामा एम्पायर की तरफ रिट्रीट कर रहे हैं।
लिटिल फेरी डॉक्टर, चिंगटैन और बाकी सब वहीं जा चुके हैं। स्काई सर्पेंट मैंशन भी बड़ी मुश्किल में है। शाओयान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये हॉल ऑफ सोल्स तो हमेशा से परेशान कर रहा है। याओ लाओ ने कहा, मैंने फॉलिंग स्टार पवेलियन के कुछ पावरफुल एक्सपर्ट्स जो 5 सितारा डजन्स है उन्हें भी भेजा है उनके साथ, लेकिन स्थिति टफ है। शाओयान ने गर्दन हिलाई। अब मुझे भी वापस लौटना होगा। यान अलायंस में मेरे भाई शाओ क्लैन, मेडूसा सब है। अब मेरा सामने आना जरूरी है। याओ लाओ को कोई सरप्राइज नहीं हुआ। उसने सिर हिलाया। ठीक है, मैं फॉलिंग स्टार पवेलियन के कुछ एल्डर्स तुम्हारे साथ भेजूंगा। वो बैनशेंग लेवल तक के होंगे। वो नॉर्थ वेस्टर्न कॉन्टिनेंट की करंट स्थिति ही तुम्हें डिटेल में समझा देंगे। मैं खुद यही रहूंगा ताकि हॉल ऑफ सोल्स अगर किसी तरह से हमारी स्ट्रेंथ को डिवाइड करना चाहे तो मैं संभाल सकूं। शाओयान थोड़ा रुका, फिर उसने सिर हिलाया। अभी के लिए प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का मामला रोक देते हैं। वैसे भी स्पेशल ट्रेड फेयर शुरू होने में थोड़ा टाइम है। उससे पहले यान अलायंस की प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही होगी। याओ लाओ हंसा, डोंट वरी, आज तुम आराम करो। सेंट्रल प्लेन से नॉर्थ वेस्टर्न कॉन्टिनेंट का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। फ्लाई करके पहुंचने में 2 महीने से ज्यादा लग जाएंगे, इसलिए हमें एक लॉन्ग डिस्टेंस वर्म होल बनाना पड़ेगा। शाओयान चौंका। वर्म होल कोई भी डोजुन बना सकता है, लेकिन इतना लंबा और स्टेबल वर्म होल सिर्फ बैनशेंग क्लास का एक्सपर्ट ही बना सकता है। और लकीली याओ लाओ अब उस लेवल पर पहुंच चुका है। याओ लाओ ने कहा, मैंने लिटिल फेरी डॉक्टर को टेम्पररी वर्म होल से भेजा था, लेकिन तब से मैं एक परमानेंट और स्टेबल वर्म होल तैयार कर रहा हूँ, जिससे फॉलिंग स्टार पवेलियन और नॉर्थ वेस्टर्न कॉन्टिनेंट हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। फ्यूचर में जब तुम फॉलिंग स्टार पवेलियन को संभालोगे तो ये दोनों फैक्शंस मर्ज भी हो जाएंगे। शाओयान ने हल्की सी सांस ली। अगर ऐसा वर्म होल बन जाए तो टाइम और एनर्जी दोनों की बहुत बचत होगी। याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, आज आराम करो, ट्रेनिंग में तुमने बहुत मेहनत की है। शाओयान ने सिर हिलाया। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। उसने अपने स्टोरेज रिंग से एक एमरल्ड जेड टोकन निकाला और याओ लाओ को दिया। ये याओ क्लैन की तरफ से क्लैन सेरेमनी का इनविटेशन है। याओ शिंगजी ने दिया था, कहा था आपको देना है। याओ लाओ का हाथ अचानक थोड़ा कांप गया। शाओयान ने नोटिस किया। याओ लाओ ने जेड टोकन को देखा, फिर गहरी सांस लेते हुए उसे अपने स्टोरेज रिंग में रख लिया। इस बारे में तुम फिलहाल मत सोचो, चलो वर्म होल बनाते हैं। शाओयान ने सिर हिलाया। वो समझ गया कि ये याओ सेरेमनी याओ लाओ के दिल के बहुत करीब है, लेकिन याओ लाओ ने कुछ नहीं बताया। उसने बस शाओयान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। ये पिछले कुछ महीने तुम्हारे लिए भी आसान नहीं थे। शाओयान मुस्कुराया। मैं तो अब आदत में आ गया हूँ, लेकिन हाँ, अब मैं वैसा नहीं रहा जो हर काम में आपकी मदद पर डिपेंड करता था। अब मैं खुद भी एक टॉप क्लास एक्सपर्ट बन चुका हूँ। याओ लाओ ने कहा, वर्म होल तैयार होते ही तुम नॉर्थ वेस्टर्न कॉन्टिनेंट पहुंच सकोगे। सोचो कितने साल हो गए हैं तुम्हें जियामा एम्पायर छोड़े हुए, अब लौटने का समय आ गया है। शाओयान ने चुपचाप सिर हिलाया। वो सोचने लगा, उसके बड़े भाई, छोटे भाई, मेडूसा और शायद उसका बच्चा अब तक 4 या 5 साल का हो चुका होगा। इसका मतलब मैं अब एक पिता बन चुका हूँ। एक अलग ही एहसास शाओयान के दिल में उठा, जैसे अब वो और मैच्योर हो गया हो। कुछ दिन बाद शाओयान की लाइफ काफी रिलैक्स हो गई थी। जब से वो फॉलिंग स्टार पवेलियन में वापस लौटा था, पूरा दिन वो पवेलियन में ही रहता और कभी कभी डिसाइपल्स को गाइड करने बाहर आ जाता। अब भला आम डिसिपल्स की बात कौन करे। शाओयान की स्ट्रेंथ और रेपुटेशन ऐसी थी कि पवेलियन के कुछ गेस्ट एल्डर्स का एक्सपीरियंस भी उसके सामने फीका लगता था। ऐसे ही 3 दिन शांति से बीत गए। इसी बीच याओ लाओ जो वर्म होल बना रहे थे, उसका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला था। स्टार रेल्म में एक स्पेशियस ट्रेनिंग ग्राउंड था, जहां बहुत से फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसाइपल्स रोज की तरह ट्रेनिंग और स्पैरिंग कर रहे थे। लेकिन ज्यादातर लोगों की नजर उस ग्राउंड के बीच में मौजूद एक ब्लैक रोब पहने हुए यंग मैन पर थी। वो किसी ग्रैंड मास्टर की तरह डिसाइपल्स की 2 स्किल्स में कमियां पकड़कर उन्हें समझा रहा था। उसका रिलैक्स और कॉन्फिडेंट एटीट्यूड देखकर कई डिसाइपल्स के मन में जेलसी और एडमिरेशन दोनों पैदा हो रहे थे। ट्रेनिंग ग्राउंड के एक कोने में कुछ यंग लेडीज जो टाइट और चमकदार क्लोथ्स पहने हुए थी, हंसी ठिठोली कर रही थी। उनकी हंसी विंड चाइम्स जैसी लग रही थी और वो आसपास खड़े लड़कों का ध्यान बड़ी आसानी से अपनी ओर खींच रही थी। उनके बीच में जो लड़की थी वो पेल रेड कपड़ों में खड़ी थी। उसकी स्लिम वेस्ट और लंबे लेग्स ने उसे पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड का सबसे ज्यादा आई कैचिंग पर्सन बना दिया था। लेकिन उस लड़की की निगाहें सिर्फ और सिर्फ दूर खड़े उस ब्लैक रोब वाले लड़के यानी शाओयान पर टिकी थी। एक लड़की ने टीजिंग अंदाज में हंसते हुए कहा, लिटिल सीनियर सिस्टर यूक्वान को आखिर कोई पसंद आ ही गया। यूक्वान का चेहरा लाल हो गया और उसने हल्का गुस्सा दिखाते हुए जवाब दिया, क्या बोल रही हो तुम? लेकिन लिटिल सीनियर सिस्टर, आप तो फॉलिंग स्टार पवेलियन की सबसे टैलेंटेड डिसाइपल हो। जब आपने एंट्री टेस्ट दिया था तब पवेलियन चीफ तक को डिस्टर्ब कर दिया था।
जूनियर पेविलियन चीफ का स्टेटस अलग हो सकता है, लेकिन आप भी किसी से कम नहीं हो। यूक्वान ने सिर हल्का झटका। ये थोड़ी सी टैलेंट जूनियर पेविलियन चीफ के सामने कुछ नहीं है, लेकिन उसकी चमकती हुई आंखों में छिपी हुई खुशी साफ दिख रही थी। एक लड़की ने कहा, तो फिर आप उनसे एडवाइस क्यों नहीं ले लेती? अगर उनसे मिलोगी नहीं तो आगे कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यूक्वान थोड़ी देर चुप रही, फिर सॉफ्टली बोली, ऐसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। क्या पता जूनियर पेविलियन चीफ को अच्छा ना लगे। अरे नहीं, पेविलियन को स्ट्रॉन्ग बनाना उनका ही ड्रीम है, और आप तो हमारी फ्यूचर होप हो। जूनियर पेविलियन चीफ को भी ग्रूमिंग की इम्पोर्टेंस पता है। शाओयान ने सामने खड़ी रेड क्लोथ लड़की को गौर से देखा और मुस्कुराकर बोला, तुम यूक्वान हो ना? टीचर ने तुम्हारे बारे में जिक्र किया था। वो लड़की सुंदर थी, नो डाउट, मगर शाओयान की नजर उसके अपीयरेंस पर नहीं, उसके टैलेंट पर थी। सिर्फ 17 साल की उम्र में डोवांग क्लास में स्टेप करना, सेंट्रल प्लेन्स में भी ये बहुत रेयर था। नो वंडर टीचर ने मुझे बार बार इसके बारे में रिमाइंड किया। अगर उन्होंने डिसाइपल्स लेने बंधन किए होते तो शायद ये मेरी जूनियर डिसाइपल बन जाती। शाओयान ने मन ही मन सोचा। यूक्वान की आंखों में एक्साइटमेंट छलक रही थी। जूनियर पेविलियन चीफ, क्या आप मुझे थोड़ी गाइडेंस देंगे? शो मी योर स्किल्स, शाओयान ने सॉफ्ट वॉइस में कहा। जी। यूक्वान का दिल जोरों से धड़कने लगा, मगर उसने फौरन एक डी-क्लास पाम टेक्निक परफॉर्म की। शाओयान ने देखा कि उसका टेक्निक काफी स्मूथ था, बस कुछ छोटी मोटी कमियां थी। उसने जैसे ही फ्लोज पॉइंट आउट किए, यूक्वान ने तुरंत उन्हें करेक्ट कर लिया। शाओयान हैरान था, इतनी तेज अंडरस्टैंडिंग। सच में अगर इसे अच्छे से ट्रेन किया जाए तो ये सेंट्रल प्लेन्स की टॉप एक्सपर्ट्स में से एक बन सकती है। यूक्वान ने घबराई सी नजर से पूछा, जूनियर पेविलियन चीफ, कैसी रही मेरी परफॉर्मेंस? शाओयान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वेरी गुड। फिर थोड़ी हेजिटेशन के बाद उसने पूछा, एक बात पूछूं, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? यूक्वान ने तुरंत पूछा, क्या मेरी डिसाइपल बन जाओ? शाओयान को खुद अपनी बात पर थोड़ी हंसी आई। याओ लाओ डिसाइपल नहीं लेना चाहते थे, इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे दे दी गई थी। यूक्वान स्टन रह गई, फिर बोली, क्या मैं सिर्फ नाम की डिसाइपल बन सकती हूँ? शाओयान ने मजबूरी में कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। यूक्वान के चेहरे पर खुशी थी। नाम की डिसाइपल एक्स वगैरह बाद की बात है। शाओयान को अगर उसके मन के प्लान्स का पता होता तो शायद वो तुरंत उसे निकाल ही देता। अचानक स्टार रेल्म की स्पेस में हलचल हुई। शाओयान ने तुरंत रिएक्शन दिया, वर्म होल बन चुका है। यूक्वान, मुझे बैक माउंटेन जाना होगा, मैं कुछ दिनों के लिए चला जाऊंगा, तुम टीचर से गाइडेंस लेना। जी, जूनियर पेविलियन चीफ। यूक्वान का चेहरा थोड़ी उदासी से भर गया। शाओयान ने टीज करते हुए कहा, अब मुझे ऐसे मत बुलाओ। जी टीचर। यूक्वान का चेहरा शर्म से और लाल हो गया। शाओयान ने उसके सिर पर हाथ फेरा, मैं चाहता हूँ कि जब लौटूं तुम वांग बन चुकी हो। इसके बाद शाओयान एक लाइट रे बनकर आसमान की ओर उड़ गया। यूक्वान ने दूर जाते हुए इनको देखा और धीरे से कहा, गया सब कुछ, अब तो डिसाइपल बन चुकी हूँ। चांस तो कम ही है। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं सिर्फ नाम की डिसाइपल हूँ, मुझे तो आगे बढ़ना है। उसने शाओयान की तरफ हाथ बढ़ाया जैसे उसे खींच लेना चाहती हो। टीचर को भी तो ग्रूम किया जा सकता है। जैसे ही शाओयान तेजी से स्टार रेल्म के पीछे वाले पहाड़ की तरफ बढ़ा, एक पहाड़ी की चोटी पर बने स्टोन प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे एक 100 फुट चौड़ा डार्क ब्लैक होल दिखाई देने लगा। उसके अंदर से एक वाइल्ड और वायलेंट स्पेशल फोर्स बाहर फूट रही थी, जो तेजी से चारों ओर फैल रही थी। शाओयान की बॉडी एक झलक में उस वर्म होल से कुछ ही दूरी पर प्रकट हुई। उसने सामने खड़े बूढ़े व्यक्ति को देखा और खुशी से पूछा, टीचर, आपने क्या कामयाबी पाली? याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और तुरंत मुड़कर शाओयान की ओर देखा, फिर पूछा, क्या तुम उस लड़की से मिले? शाओयान तुरंत समझ गया कि याओ लाओ उस लड़की से यूक्वान की बात कर रहे थे। उसने थोड़ा खुशो करते हुए सिर हिलाया और बोला, हाँ, मैं उससे मिल चुका हूँ। उसकी टैलेंट वाकई बहुत जबरदस्त है। अगर उसे सही तरीके से ग्रूम किया जाए तो उसके अचीवमेंट्स फ्यूचर में एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो सकते हैं। याओ लाओ हल्के से हंसे और बोले, तो क्या तुमने उसे डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है? शाओयान फिर से सिर हिलाते हुए बोला और उसने पहले जो हुआ वो संक्षिप्त में बताया। जब याओ लाओ ने सुना कि यूक्वान सिर्फ नॉमिनल डिसाइपल बनना चाहती है तो वो जोर से हंस पड़े और बोले, कोई बात नहीं, नाम का ही सही, तुम्हें इन बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। शाओयान ने जल्दी से पूछा, तो फिर मैं कब निकल सकता हूँ? याओ लाओ ने कामली जवाब दिया, अभी कुछ दिन और रुकना पड़ेगा। वर्म होल तो सक्सेसफुली बन चुका है, लेकिन वो अब भी स्टेबल नहीं हुआ है, और साथ ही मुझे लगता है हमें कुछ हेल्पर्स भी ढूंढने चाहिए इन कुछ दिनों में। प्रोफाउंड लायन सेक्ट की तरफ से हॉल ऑफ सोल्स के कई एक्सपर्ट्स होंगे, इसलिए हमें पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए। शाओयान का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। हेल्पर्स? लेकिन वो तो कम से कम डोजन लेवल के होने चाहिए। फॉलिंग स्टार पेविलियन पहले ही दर्जन भर गेस्ट एल्डर्स दे रहा है, तो बाकियों को कहां से लाएं? याओ लाओ ने थोड़ा चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम अल्केमिस्ट की गैदरिंग पावर को भूल गए हो? मैंने ऑलरेडी ये खबर फैलवा दी है कि हम डोजन क्लास के एक्सपर्ट्स को इन्वाइट कर रहे हैं।
रिवॉर्ड के तौर पर हर एक्सपर्ट को मिलेंगे 3 Tier 8 मेडिसिनल पिल्स और उनका पिल लाइटनिंग कलर उनकी स्ट्रेंथ और कंट्रीब्यूशन के हिसाब से डिसाइड होगा। मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सारे लोग आएंगे। फिर तुम उन्हें लेकर नॉर्थ वेस्ट रीजन की तरफ निकल जाना और प्रोफाउंड लायन सेक्ट पर हमला करके युद्ध जल्दी खत्म करना। शाओ यान ने थोड़ी हेजिटेशन के साथ पूछा, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा जेनरस नहीं हो गया? अगर 20 से 30 लोग भी आ गए तो 3 Tier 8 मेडिसिनल पिल्स हर एक को देना मतलब काफी बड़ा खर्चा हो जाएगा ना। याओ लाओ ने मुस्कुराकर कहा, रिलैक्स, जब तक 9th tier से नीचे की पिल्स है कोई बड़ी बात नहीं। मेरे करंट लेवल पर Tier 8 पिल्स बनाना इतना मुश्किल नहीं, थोड़ा मेहनत जरूर है लेकिन मुमकिन है। चाओयान ने सिर हिलाया। अगर उसे अकेले ही नॉर्थ वेस्ट रीजन में जाना पड़ता तो भले ही उसमें टर्न अराउंड की ताकत हो, लेकिन थकान बहुत ज्यादा होती। लेकिन अगर साथ में एक्सपर्ट हेल्पर्स हो तो चीजें काफी आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो फिर हम कुछ दिन रुकते। वर्म होल के पूरा बन जाने के बाद अगले कुछ दिनों में स्टार रेल्म एकदम लाइवली हो गया। वजह बस एक थी, याओ लाओ का दिया गया इनविटेशन। ओल्ड याओ लाओ की लोगों को अट्रैक्ट करने की स्किल पहले भी काफी फेमस थी और अब तो वो बैनशेंग लेवल पर पहुंच चुके थे, तो उनकी समनिंग पावर और भी ज्यादा हो गई थी। इसलिए जैसे ही ये खबर बाहर फैली, सेंट्रल प्लेन्स में तहलका मच गया। 3 Tier 8 मेडिसिनल पिल्स का लालच दोजुन लेवल के एक्सपर्ट्स के लिए भी इरेजिस्टिबल था, खासकर वो हिडन एक्सपर्ट्स जो किसी फैक्शन से नहीं जुड़े थे। उनकी फ्रीडम उन्हें इंस्टेंटली डिसीजन लेने की छूट देती थी। तो ऐसे बहुत से सोलो कल्टिवेटर्स ने बिना देर किए फॉलिंग स्टार पवेलियन का रुख कर लिया। चाओयान इस मैसिव रिस्पॉन्स को देखकर स्टन रह गया। उसे अब जाकर असली एहसास हुआ कि याओ लाओ में कितनी जबरदस्त गैदरिंग पावर है, लेकिन उसने खुद को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर दिया था, क्योंकि वो खुद भी अब कोई अननोन पर्सन नहीं था। एक Tier 8 अल्केमिस्ट गुरु के तौर पर उसका स्टेटस भी लोगों के बीच बहुत बड़ा था, लेकिन क्योंकि चाओयान अब तक जिन फैक्शंस से जुड़ा था वो ऑलरेडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, तो उसे खुद की वैल्यू का एहसास नहीं हो पाया था। पूरा फॉलिंग स्टार पवेलियन 3 दिन तक इतना बिजी रहा कि हर कोना उथल पुथल से भरा हुआ था, और इन 3 दिनों में याओ लाओ ने पर्सनली उन एक्सपर्ट्स को सिलेक्ट किया। कुल मिलाकर 82 एक्सपर्ट्स चुने गए और इनकी स्ट्रेंथ कम से कम 3 स्टार डोजुन थी। इनमें से 3 तो 8 स्टार डोजुन तक पहुंच चुके थे। ये लोग शाओयान से थोड़ा ही कमजोर थे। 3 दिन बाद स्टार रेल्म के पीछे वाले पहाड़ पर दर्जनों फिगर्स हवा में खड़े थे। उनके बॉडी से निकलती वास्ट और माइटी ओरा पूरे वातावरण को शेक कर रही थी। आसपास का इलाका उस दबाव से कांप रहा था। चाओयान उन सभी के आगे खड़े होकर हल्की मुस्कान के साथ बोला, मुझे लगता है आप सभी को इस मिशन का उद्देश्य पता है। जब हम नॉर्थ वेस्ट रीजन पहुंचेंगे तो मेरी एक गुजारिश है, आप सभी मेरी कमांड को फॉलो करें। 20 एक्सपर्ट्स ने हंसते हुए सिर हिलाया। वो जानते थे कि चाओयान उम्र में उनसे छोटा है, लेकिन उसकी पावरफुल ओरा ने यह जता दिया कि वो सभी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उस रेड फेस्ड बुजुर्ग ने, जो इन सब का लीडर था, जोर से हंसते हुए कहा, जूनियर पवेलियन चीफ, आप चिंता मत कीजिए, एक छोटे से बार्बेरिक क्षेत्र की फैक्शन हमारी क्या बिसा। चाओयान ने हाथ जोड़ते हुए कहा, ओल्ड मिस्टर हु, फिर ये जिम्मेदारी अब आपकी है। ये एल्डर हु और उनके 2 भाई तीनों 8 स्टार डोजुन थे और ये तीनों ट्रिपलेट्स थे। इन्होंने बचपन से साथ ट्रेनिंग की थी, कभी शादी नहीं की, कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ा। उनकी कोऑर्डिनेशन इतनी परफेक्ट थी कि जब तीनों साथ मिलते तो एक 9 स्टार एलीट डोजुन को भी टक्कर दे सकते थे। इसके बाद चाओयान की नजर याओ लाओ पर गई और उसने कॉन्फिडेंट होकर कहा, हम अब निकलते हैं। याओ लाओ ने सिर हिलाया और सॉफ्टली बोला, इन लोगों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं, ये तो सिर्फ इन्विटेशन पर आए हैं। असली भरोसेमंद ये 10 गेस्ट एल्डर्स हैं। ये लोग नॉर्थ वेस्ट रीजन की सिचुएशन से अच्छे से वाकिफ है। चाओयान ने हल्की सी सांस ली। याओ लाओ उसे फॉलिंग स्टार पवेलियन की आधी ताकत सौंप रहे थे, लेकिन बैनशेंग क्लास के याओ लाओ खुद पीछे से पहरा दे रहे हैं, तो सब ठीक रहेगा। अब चाओयान की टीम में 30 से ज्यादा एलीट डोजुन्स थे। ये लाइनअप सेंट्रल प्लेन्स में भी काफी पावरफुल माना जाता है। आइस रिवर वैली जैसे बड़े फैक्शन को भी ये मिटा सकते थे। प्रोफाउंड लायन सेक्ट के लिए हॉल ऑफ सोल्स की मदद के बावजूद अब लड़ाई आसान नहीं रहने वाली थी। चाओयान की टीम इस बार वाकई में बड़ा दाव खेलने जा रही थी। याओ लाओ ने सब कुछ रेडी देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी स्लीव को हिलाया। टॉप ऑफ द माउंटेन पर बना वर्म होल अचानक से घूमने लगा। एक वाइल्ड और वायलेंट स्पेशल फ्लक्चुएशन चारों तरफ फैलने लगी। वर्म होल से थंडर जैसा गूंजता हुआ साउंड निकलने लगा जो आसमान में गूंजता चला गया। याओ लाओ ने अपने हाथ की 2 उंगलियां हिलाई और एक ब्लैक स्क्रॉल चाओयान की तरफ फेंका। उसमें जबरदस्त स्पेशल एनर्जी भरी हुई थी। चाओयान, ये रहा वर्म होल स्क्रॉल। दूसरी तरफ ये अभी फिक्स नहीं हुआ है। जब तुम वहां पहुंचो तो किसी सेफ जगह पर इसे खोल देना, फिर ये एक परमानेंट टनल में बदल जाएगा। चाओयान ने स्क्रॉल को संभालते हुए अपने स्टोरेज रिंग में रखा और गहरी सांस लेते हुए वर्म होल की ओर देखा। उसने अपनी मुट्ठी बांधी और जोर से बोला, चलो। चाओयान सबसे पहले आगे बढ़ा।
तरह वो एक ब्लैक शैडो बनकर डार्क ब्लैक वर्म होल में समा गया। एक तगड़ी सी स्टॉर्म पूरे रेड प्लेन्स और क्लिफ्स पर तेजी से बह रही थी। दूर आसमान में क्रिम्सन सन नीचे की तरफ झुक रहा था और उसकी हल्की लाल रोशनी जमीन पर जैसे एक ब्लड लाइक रेड वेल बिछा रही थी। चारों तरफ सिर्फ तेज हवा की सीटी सुनाई दे रही थी और इंसानी मौजूदगी ऑलमोस्ट ना बराबर थी। लेकिन तभी एक पल में स्पेस में गहराई से एक भारी रिपल उठा और धीरे धीरे वहां एक 100 फीट का ब्लैक स्पेशल होल खुलने लगा। जैसे ही ये स्पेशल होल पूरा खुला, वहां से एनर्जी की हल्की अंडुलेशंस उठने लगी और अचानक हवा में तैरते हुए करीब 30 फिगर्स उस होल से बाहर निकल आए। धीरे धीरे सभी फिगर्स जमीन पर लैंड कर गए। हालांकि ये लोग दिखने में नॉर्मल से लग रहे थे, लेकिन अगर कोई शार्प सेंस्ड एक्सपर्ट वहां मौजूद होता तो वो इंस्टेंटली महसूस कर लेता कि इन सब के अंदर से एक खौफनाक और दबदबेदार प्रेजेंस धीरे धीरे बाहर फैल रही थी। एक एल्डर जिसकी स्किन पर हल्की लाल चमक थी, जमीन पर लैंड करने के बाद इधर उधर देखकर हैरानी से बोला, क्या ये कॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा है? फिर उसका ध्यान क्राउड में खड़े एक ब्लैक क्लोथ युवक की तरफ गया। उस चेहरों से साफ था ये कोई और नहीं बल्कि शाओयान का ग्रुप था, जो फॉलिंग स्टार पवेलियन से नॉर्थ वेस्ट की तरफ अर्जेंटली मूव कर रहा था। शाओयान ने एल्डर की बात पर सिर हल्के से हिलाया। कॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्ट भाग बहुत वास्ट था और शाओयान की जानकारी सिर्फ जियामा एम्पायर और उसके आसपास के एम्पायर्स तक ही सीमित थी, इसलिए उसे ये एग्जैक्ट जगह पता नहीं थी। शाओयान के पास खड़े एक व्हाइट हेड व्हाइट रोब्ड ओल्ड मैन ने आसपास नजर दौड़ाई और फिर अपनी स्टोरेज रिंग से एक मैप बाहर निकाला। मैप खुलते ही साफ हुआ ये नॉर्थ वेस्टर्न कॉन्टिनेंट का बहुत डिटेल्ड नक्शा था। मैप के आधे हिस्से में एक हिंसक लायन का सिर बना हुआ था और बाकी हिस्से में एक बोल्ड यान कैरेक्टर दिख रहा था, यानी प्रोफाउंड लायन सेक्ट और यान अलायंस के बीच की करंट टेरिटोरियल डिवीजन। ओल्ड मैन ने काम होकर कहा, बेस्ड ऑन आवर इंटेल हम इस वक्त प्रोफाउंड लायन सेक्ट के नॉर्दर्न टेरिटरी में पहुंचे हैं। पवेलियन चीफ द्वारा बनाया गया वर्म होल एग्जैक्ट स्पेशल लॉक नहीं रखता, इसलिए हम अप्रॉक्स लोकेशन पर आए हैं। लेकिन चिंता की बात नहीं है, उनकी मेन स्ट्रेंथ फिलहाल यान अलायंस की बॉर्डर पर कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कुछ पासेस क्रॉस कर लें तो यान अलायंस के रीजन में पहुंच सकते हैं। शाओयान ने मैप को अटेंटिवली देखा और स्लोली नोट किया। उनके पास इस वक्त करीब 30 एलीट ड्रोन्स थे। जब तक वो प्रोफाउंड लायन सेक्ट की कोर आर्मी या हॉल ऑफ सोल्स से नहीं टकराते तब तक कोई उन्हें रोक नहीं सकता। वो सॉफ्टली बोले, चलो देर न करते हुए मूव करते हैं। रास्ते में कुछ इंटेल भी कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन सब लोग अपने ओरा को सप्रेस करो और बिना मेरी परमिशन के कहीं मत भटकना। शाओयान ने दूर के साउथ वेस्ट की ओर देखा और फिर अपनी टोज जमीन पर टिका कर एक तेज लाइट की तरह उड़ चले। बाकी सभी फिगर्स भी विंड की आवाज के साथ उनके पीछे उड़ गए। शाओयान का ग्रुप प्रोफाउंड लायन सेक्ट की टेरिटरी से गुजर रहा था, इसलिए नेचुरली उन्हें रास्ते में कुछ स्काउट आर्मीज और स्टेशन्ड एक्सपर्ट्स मिले, लेकिन ये सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स ज्यादा ऑर्डिनरी डोजोंग्स थे। शाओयान के एलीट ग्रुप के सामने उनकी कोई औकात नहीं थी, इसलिए बिना किसी रेजिस्टेंस के ये ग्रुप तेजी से आगे बढ़ता गया। रास्ते में उन्होंने कुछ प्रोफाउंड लायन सेक्ट के कैप्टिव से नॉर्थ वेस्ट की करंट सिचुएशन के बारे में भी इंटेल गैदर किया और जो सुना वो शाओयान के दिल को अंदर से झकझोर गया। यान अलायंस की टेरिटरी, जिसे उन्होंने सालों की मेहनत से एस्टेब्लिश किया था, वो एक तिहाई श्रिंक हो चुकी थी और ये पेस रुकने की बजाय और तेज होता जा रहा था। इससे शाओयान को एक बात क्लियर हो गई, हॉल ऑफ सोल्स ने इस बार पूरे नॉर्थ वेस्ट को नष्ट करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अभी के हालात में यान अलायंस के ज्यादातर टॉप टियर एक्सपर्ट्स मिस्टीरियस येलो स्काई स्ट्रीम के पास मौजूद मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस में इकट्ठा हो चुके थे। अगर ये फोर्ट्रेस गिर गई तो 1000 किलोमीटर रेडियस में उनका पूरा डिफेंस सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा और यान अलायंस को वापस जियामा एम्पायर में रिट्रीट करना पड़ेगा, यानी सालों की मेहनत खत्म। उधर प्रोफाउंड लायन सेक्ट ने भी हॉल ऑफ सोल्स की मदद से काफी एक्सपर्ट्स गैदर कर लिए थे। अब पूरे नॉर्थ वेस्ट में शायद ही कोई ऐसा फैक्शन बचा था जो उनसे भिड़ सके। यहाँ तक कि यान अलायंस भी अब डिफेंसिव मोड में था और प्रोफाउंड लायन सेक्ट ने भी अपनी एलीट फोर्सेस को येलो स्काई स्ट्रीम की तरफ भेज दिया था। शाओयान ने जब ये सुना तो तुरंत अपनी स्पीड और तेज कर दी, क्योंकि अगर वो समय से पहले फोर्ट्रेस नहीं पहुंचा तो यान अलायंस के लॉसेस काबू से बाहर हो सकते थे। सीन शिफ्ट, व्यू ऑफ मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस इन माउंटेन्स। ये येलो स्काई स्ट्रीम 2 माउंटेन्स के बीच बहता था और उसका नेचुरल टेरेन इतना स्ट्रेटेजिक था कि ये जगह खुद ब खुद एक नेचुरल फोर्ट्रेस बन गई थी। इजी टू डिफेंड, हार्ड टू अटैक। स्काई स्ट्रीम के ऊपर एक चिलिंग विंड बह रही थी, इतनी ठंडी कि एक ऑर्डिनरी डोहुआंग भी उसे छूने की हिम्मत नहीं कर सकता। साइड की दोनों माउंटेन रेंजेस इतनी वर्टिकल और स्मूथ थी जैसे किसी ने उन्हें एक्स से काट दिया हो। मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस इसी जगह पर स्ट्रेटेजिकली स्थित था।
और नॉर्थ वेस्ट में जितने भी छोटे देशों का आपसी कनेक्शन था वो इसी रास्ते से होकर गुजरता था, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं थी। यान अलायंस ने इसे हासिल करने के लिए भारी कॉस्ट पे किया था। इस फोर्ट्रेस के बाहर ग्रासी प्लेन फैला हुआ था, लेकिन फिलहाल वो पूरा प्लेन ब्लैक फॉग्स से ढका हुआ था और अंदर से हल्की हल्की इविल ओरा की लहरें उठ रही थी। फोर्ट्रेस के अंदर एक ग्रैंड हॉल में कई एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे, लेकिन पूरे हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस था। हॉल के सेंटर में एक लाल कपड़े में बैठी बहुत ही खूबसूरत और कोल्ड ओरा वाली महिला कुर्सी से टेक लगाकर थोड़ी थकी सी पोस्चर में बैठी थी। उसका चेहरा बेहद सुंदर लेकिन बीविचिंग और इंटिमिडेटिंग था। उसकी आंखों में वो कोल्ड प्राइड और हाई रैंक की नेचुरल एरोगेंस थी जो सिर्फ किसी बोर्न रूलर में होती है। वो कोई और नहीं, कैलिन थी, यानी वही क्वीन मेड्यूसा जिसने यान अलायंस को इतने सालों तक संभाला था। प्रोफाउंड लायन सेक्ट की आर्मी हम पर दबाव बना रही है। कैलिन ने पूरे हॉल पर अपनी कोल्ड नजर डाली। आज सिर्फ प्रोबिंग अटैक था, लेकिन अगले 3 दिन में वो फुल फोर्स से हमला करेंगे। पूरा हॉल अभी भी चुप था। तभी एक व्हीलचेयर पर बैठे एक आदमी ने हल्की सांस ली और बोला, प्रोफाउंड लायन सेक्ट की स्ट्रेंथ बहुत भारी है। उनके पास डोजून क्लास एक्सपर्ट्स हमारी तुलना में कहीं ज्यादा है। हम सीधे मुकाबले में हार जाएंगे। ये आदमी कोई और नहीं, शियाओ डिंग था। वो हल्का बिटरली मुस्कुराया। इतने सालों में पहली बार वो इतना हेल्पलेस फील कर रहा था। तभी चाओडिंग के पास बैठे चाओली यानी चाओ यान का दूसरा भाई ने एक ठंडी आवाज में कहा, अगर ऑप्शंस नहीं बची तो लड़ना ही पड़ेगा। ना पीछे हट सकते हैं ना आगे बढ़ सकते हैं, तो अब सिर्फ फाइट टिल द एंड का रास्ता है। उसकी बात पर सबका दिल थोड़ा भी हो गया। क्या सच में हालात इतने बुरे हो चुके हैं? तभी चाओडिंग ने अचानक कहा, नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया। उसने ऊपर देखा और एक फेंट स्माइल के साथ धीरे से कहा, लिटिल फेरी डॉक्टर की ग्रुप की रिपोर्ट के हिसाब से हमारा थर्ड ब्रदर यानी शाओ यान अलायंस की तरफ लौट रहा है। सारे हॉल में एकदम से हलचल मच गई। कैलिन की कोल्ड आंखों में भी चमक आ गई। चाहे आज तक कई लोगों ने उसे देखा ना हो, लेकिन हर कोई उसका नाम जानता था। वो यंग मैन जिसने यान अलायंस की नींव रखी थी, जिसने इम्पॉसिबल बैटल्स जीते, जिसने लेजेंड्स क्रिएट किए, और अब अगर वो वापस आ रहा है तो शायद अब भी होप बाकी है। शाओडिंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपने भाई चाओली की तरफ देखा। दोनों की आंखों में एक गहरी गर्व की चमक थी, क्योंकि वो गर्व किसी और का नहीं, उनके अपने छोटे भाई शाओयन का था। और फिर शाओडिंग ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, थर्ड ब्रदर, बहुत वक्त हो गया तुम्हें देखे हुए, अब वक्त आ गया है वापसी का। शाओयान, वो नाम जो कभी एक सपने जैसा था, अब लौट रहा की लड़ाई के लिए, अपनों की हिफाजत के लिए और उस कौम के लिए जो उसे आज भी उम्मीद की रोशनी मानती है। तो अगली बार जब अंधेरा फिर से गहराएगा, याद रखना, शाओयान लौट आया है।